हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी लर्नर पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं और आपकी पढ़ाई भी है अच्छे से चल रही होगी। तो इसी क्रम में दोस्तों एक नए चैप्टर को आज हम सुनते हैं। इसका नाम है प्रकाश और इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के बारे में। पाठ का परिचय है और सबसे पहले प्रकाश क्या होता है तो देखिए दोस्तों, क्या होता है प्रकाश। प्रकाश वह कारक है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। यानी जब किसी वस्तु पर प्रकाश गिरता है और प्रकाश वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक प्रवेश करता है तो वस्तु हमें दिखाई देती है, दृष्टिगोचर होती है। प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर गिरती हैं तो उनमें से अधिकांश किरणें निश्चित दिशाओं में गमन कर जाती हैं, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश किसी समतल चिकने पृष्ठ पर एक निश्चित कोण से आपतित होता है तो वह उतने ही कोण से वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपतित किरण, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, परावर्तित किरण है और ये परावर्तक सतह है। तो यहाँ जैसे ये आ रही आपतित किरण आ रही है और यहाँ से सतह पर टकराकर वापस जा रही है तो ये घटना परावर्तन की है और ये बीच में अभिलंब एक काल्पनिक माध्यम है। तो दोस्तों चलते हैं आगे। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नियमित परावर्तन, उसके बाद में पढ़ेंगे विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। आपतित प्रकाश पुंज को चिकने पृष्ठ द्वारा उसी माध्यम में विशिष्ट दिशा में भेज देने को क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे पृष्ठ कैसा होना चाहिए? चिकना होना चाहिए। तो चिकने पृष्ठ पर जब प्रकाश किरणें आएंगी तो वह एक निश्चित दिशा में वापस जाएंगी। तो ये घटना प्रकाश का क्या कहलाता है? नियमित परावर्तन कहलाता है। अब है विसरित परावर्तन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। खुरदरे पृष्ठ द्वारा प्रकाश को सभी दिशाओं में बिखेरने के प्रभाव को विसरित परावर्तन कहते हैं। खुरदरा पृष्ठ है और खुरदरा पृष्ठ पर जब प्रकाश आपतित होता है तो वह विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। इस प्रकार का परावर्तन विसरित परावर्तन कहलाता है। और कमरे में और पेड़ों के नीचे दिन में छाया में प्रकाश इसी प्रकार इसी परावर्तन के कारण होता है। दोस्तों, नियमित परावर्तन से एक किरण पुंज प्राप्त होता है। इसमें परावर्तित किरणें सतह पर चमक उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार का परावर्तन चिकने पृष्ठ से होता है। विसरित परावर्तन में परावर्तित किरणें सभी दिशाओं में फैल जाती हैं, जिसके कारण सामान्यतः हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। विसरित परावर्तन खुरदरे पृष्ठ से होता है। नीले रंग की तरंगें सर्वाधिक विसरित होती हैं, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। यानी यहाँ पे नीले रंग का जो प्रसार है वो सर्वाधिक होता है और सर्वाधिक होगा तो वो एक रंग है वो हमें दृष्टिगोचर होता है। अब परावर्तन के नियम। सामान्यतः परावर्तन दो नियमों से होता है। यहाँ पे हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे वही पहले वाली सी स्थिति है। यहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब यहाँ पे दिखाए गए हैं आपको। ये परावर्तक सतह है, ये अभिलंब है और अभिलंब और इनके बीच में एक कोण है I और इनके बीच में है R। अब इसी से हम ये नियम है वो देखेंगे। देखिए पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। तो ये परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम है आपतित किरण जितना कोण अभिलंब के साथ बनाती है उतना ही कोण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाती है। अर्थात हम कह सकते हैं आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। ये मान हमेशा बराबर होता है। अब है दर्पण सूत्र। एक गोलीय दर्पण के लिए U, V एवं F को एक समीकरण द्वारा संबोधित किया गया है जिसे दर्पण सूत्र कहते हैं।
1/v प्लस 1/u बराबर 1/f के माध्यम से हम इसको समझेंगे कि किसी गोलीय दर्पण हेतु सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं या नापी जाती हैं। बिंब की दूरी u कहलाती है, प्रतिबिंब की दूरी v कहलाती है, फोकस दूरी f कहलाती है। इन तीनों राशियों में v u f में संबंध बताने वाले सूत्र को क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र या मिरर फॉर्मूला कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे आवर्धनता के बारे में। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये 10 गुणा, ये 15 गुणा देख रहे हैं आप। ये क्या है? ये आवर्धनता ही है। प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी कोई वस्तु बिंब की तुलना में कितनी बड़ी या छोटी है, वो उसका आवर्धन कहलाता है। आवर्धन से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब उसके बिंब से कितना गुना बड़ा है। दर्पण द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता क्या कहलाती है? आवर्धनता कहलाती है। तो आपने यहाँ पे समझा कि आवर्धनता क्या होती है। आवर्धनता को स्मॉल m से दर्शाते हैं। यदि बिंब की ऊंचाई h व प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तो गोलीय दर्पण से उत्पन्न आवर्धनता m क्या होगी? यहाँ पे देख सकते हैं आप ये सूत्र m बराबर क्या होगा? h डैश अपॉन h बराबर -v/u। ये अवतल दर्पण के लिए फॉर्मूला है। अब यहाँ पे विभिन्न प्रकार के दर्पण एवं उनके द्वारा किया जाने वाला आवर्धन है। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रतिबिंब v ग्रेटर देन u है, यानी प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक उल्टा व बड़ा होगा, और m का मान है वो क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। दूसरी पोजीशन पे बात करते हैं हम, दोनों बराबर हैं, प्रतिबिंब और बिंब दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा रहेगा और समान रहेगा। यानी ये सारी पोजीशन किसके लिए हैं? अवतल दर्पण के लिए हैं। अगली स्थिति है, अब इस बार बिंब बड़ा है और v यानी प्रतिबिंब छोटा है। तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, यानी अवतल दर्पण से बनने वाले सारे प्रतिबिंब वास्तविक उल्टे होंगे और यहाँ पे छोटा होगा। यानी दे रखा है कि v छोटा है, u बड़ा है। अगली पोजीशन में देखें कि v बड़ा है, u छोटा है, लेकिन यहाँ पे मान अब हम क्या ले रहे हैं? धनात्मक। इतनी देर क्या ले रहे थे? 3 पोजीशन में ऋणात्मक ले रहे थे। तो यहाँ पे प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा व बड़ा होगा। ये पोजीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। और लास्ट पोजीशन है जो कि उत्तल दर्पण के लिए है। यहाँ पे वस्तु बड़ी है, बिंब छोटा है, यानी इससे जो बिंब है वो हमेशा छोटा ही प्राप्त होता है, प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही प्राप्त होता है। प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा व छोटा बनेगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।